बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इसाराना टिकटॉक स्पेशल के ऊपर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें। आज बुध है, 1 अप्रैल है, 12 शवाल है और 19 चीत है। आज 1 अप्रैल है। किसी दौर में पाकिस्तान में 1 अप्रैल को बड़ा फूल डे मनाया जाता था, लेकिन फिर पाकिस्तानियों ने इसको बदल दिया और हमारे ऊपर बैठे हुए हुक्मरानों ने इसको कहा यार ये एक दिन तो मज़ा नहीं आता कि आपको बेवकूफ़ बनाए एक दूसरे को, ये 365 दिन होना चाहिए। और फिर पाकिस्तान में 365 दिन जो है फूल डे मनाया जाता है। रोज़ हमारे हुक्मरान जो हैं वो टाइयाँ शाइयाँ पहन के एयर कंडीशन माहौल में लग्जरी गाड़ियों में 30-30 गाड़ियों के स्क्वाड के साथ नीचे उतरते हैं और फिर कहते हैं कि हम सादगी मुहिम अपनाएंगे क्योंकि पाकिस्तान पे इस वक्त मुश्किल वक्त है और वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे और यही से चश्मा निकलेगा। एड़ियां का मैल ही नहीं मुकता। एनीवे, आप लोग शाद रहें, आबाद रहें, पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान के बाहर रहें, बस ठंडिया छावां दे विच रहो। मावा ठंडिया छावां होंदियां ने, मावा की ठंडी छावों में रहो। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है और वो है सुप्रीम कोर्ट का इम्तहान। अब ये इम्तहान आने वाले दिनों का नक्शा जो है ना बिल्कुल क्लियर कर देगा कि क्या आने वाले दिन क्या होने जा रहे हैं या क्या हो सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरे ये कि पीटीआई के बड़ी अहम मालूमात चोरी हुई। अब ये चोर ने चोरी कैसे की? जो इस मालूमात का के ऊपर बैठा हुआ शख्स था वो इतना ही काका मुन्ना है कि उसको पता ही नहीं चला और सारी मालूमात चोरी हो गई। क्या हुआ, किस तरह हुआ, कोई मुझे अभी नहीं पता। तीसरी बात यह कि लतीफ़ खोसर साहब का नवा दावा सामने आ गया है। बाबा जी ने एक दफ़ा फिर कहता कि मैं शर्त लगा लें जनाब, जो मर्जी शर्त लगा ले, जो इमरान खान है अप्रैल में बाहर होगा। ये 3 बड़े अहम टॉपिक हैं जिस पे मैंने आपसे बात करनी है। लेकिन ज़रा मैं चाह रहा था खलीज की सूरत हाल पे मैं एक छोटा सा आपके साथ रिव्यू रख दूं। इसमें भी आपके लिए काफ़ी मेरा ख्याल है इंफॉर्मेशन और जानने की चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे ये तो आपको पता चल गया होगा कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर 2000 टन वजनी बंकर बस्टर हमला किया है। 2000 टन वजनी बंकर बस्टर का मतलब ये समझ ले कि जैसे 2000 टन वजनी कोई एक पहाड़ किसी चीज पे ऐसे आके गिरे तो वो तो नीचे तक सब कुछ खत्म कर देता है। और ये किया है। दुनिया अभी तक अमेरिका से ये नहीं पूछ सकी कि तुम ये कर क्यों रहे हो। इस जंग का जवाब क्या है आपके पास? ये जंग का जवाब बिल्कुल वही है जो इराक वाला है कि जी इराक के पास सद्दाम हुसैन के पास जो है वो कीमियावी हथियार थे और मुड़ के उसे मारने के बाद और इराक को तबाह करने के बाद वो नेटो और अमेरिकन ने कहा जी नहीं है। लेकिन चूंकि दुनिया है ही डाडों के लिए, ताकतवरों के लिए है। डाडे दे सत्ते भी हैं 10 होता है, यानी कि जो ताकतवर है उसकी मर्जी ही दुनिया में चलती है। लिहाजा अमेरिका से कोई पूछ नहीं सकता। हाँ, गैरतमंद मुल्क जो हैं वो स्टैंड ले रहे हैं, जैसे फ्रांस है, डेनमार्क है, स्पेन है, और वो तड़ियां भी लगा रहा है कि मैं तुम छड़ांगा नहीं। अब उसने वो जो जहनी खबासत का शिकार, एक जहनी माजूर छोटी बच्चियों के साथ जराइम करने वाला जो शख्स है ट्रंप, वो कहता है कि जी अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करांगा, हूं तुसी अपनी जंगा आप लड़ो। तो तू जंग कराता क्यों है भाई? जो दो लोग तेरी जंगा लड़न या लोग अपनी जंगा आप लड़न। दुनिया अमन से रहना चाहती है। तुम दुनिया को पहले वो करते हो, ट्रिगर करते हो, फिर लड़ाइयाँ कराते हो, फिर हीरो बनते हो, फिर छोटे कद के बोने जो लोग हैं वो तुम्हारे गिर्द तालियां बजाते हैं, भंगड़े डालते हैं और कहते हैं जी आप तो मसीहा हैं और आप तो अजीम आदमी हैं और आप तो हमारे मतलब निजात दहिंदा हैं। और फिर तुम हंसते हो और फिर तुम कहते हो कि मुझे वो लोग पसंद नहीं है जो मेरी आंखों में आके डाल के बात करते हैं, और जो तुम्हारी आंखों में आके डाल के बात करें उन्हें फिर तुम जेल भेज देते हो, अडयाला भेज देते हो। चले, लेकिन इसराइल का एक चैनल 12 है, उसने एक दावा किया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान में ज़मीनी मुदाखलत की तो इसराइल उनके साथ नहीं खड़ा होगा। अब ये एक बड़ी जिसे कहते हैं कि अहम बात है कि अमेरिका अगर ईरान के अंदर अपनी फौज उतारता है तो उसके जनरल्स उसे ये वार्न कर चुके हैं कि दुनिया की तारीख में इतना बड़ा स्लॉटर कत्लेआम नहीं हुआ होगा जितना हमारे फौजियों का होगा, लिहाजा पागला बाज आ जा। लेकिन मैंने लगता है कि उसके पीछे कुछ और ही बात है। एनीवे, छोड़े, मैं आगे चलता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक हुक्म दिया और उन्होंने इमरान खान के वकील को ये कहा कि जनाब आप जाएं सलमान को, और कहा कि आप जाके और जनाब अली अपने क्लाइंट से जाके इस केस की बाबत मशवरा करें इमरान खान साहब से।
یعنی آج جب آپ یہ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے تو اس ٹائم عمران خان کے جو وکیل ہیں وہ سلمان صاحب جو ہیں ٹائشہ لا کے وہ اڈیالہ کے باہر پہنچ گئے ہوں گے اور وہاں پہ انہوں نے عمران خان سے ملاقات کرنی. اب آپ سمجھے کہ عمران خان ایک عرصے سے کہتے تنہائی کا شکار ہیں, سویرے کی ہے شام کی, انہیں کچھ نہیں پتہ چلتا. ان حالات میں اگر سلمان قادر کی آج ملاقات ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں عمران خان کے لیے کوئی نہ کوئی تھوڑی سی ریلیف, عدالتی ریلیف کی بات کر رہا ہوں کہ جس میں عدالتوں کو انصاف کے مطابق فیصلے کرنے ہوں. ویسے تو پاکستان کے اندر یہ بات آپ بھول جائیں کہ پاکستان کی عدالتیں کبھی انصاف جو ہیں وہ عدل کے مطابق کرتی ہیں. پاکستان میں جتنا بھی انصاف ماضی سے لے کے آج تک اٹھا کے دیکھ لیں, وہ انصاف ہوتا ہے وقتی حالات کے اور اوپر پہ بیٹھے ہوئے شخص کے فیصلوں کے مطابق. سپریم کورٹ کو اس پہ اب کوئی وہ بھی نہیں ہے, کوئی انہیں اس پہ وہ نہیں ہوتا کہ وہ کہیں کہ جی نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے. جن ججوں نے کیا آج وہ کہاں ہیں؟ آپ نے جسٹس منصور علی شاہ کا نام کتنے دن ہو گئے سنے ہوئے, جسٹس منیب اختر کا نام سنے ہوئے کتنے دن ہو گئے آپ کو, جسٹس عائشہ کا نام سنے ہوئے کتنے دن ہو گئے آپ کو؟ ختم, کھیل مک گیا. وہ ایک جو تھا وکیل جج 3 کروڑ روپے اس کی طرف واجب الادائے طارق, اور وہ نہیں دے سکتے قسطوں پہ, انہوں نے لیے تھے بس فارغ ہو گئے. تو جہاں پہ اس طرح کے جوڈیشری ہو, آئی ایم سوری ٹو سے کہ جہاں پہ شہباز شریف فون کریں اور جسٹس قیوم کہہ کہ جی 200 پہ کتنی سزا دے دی ہے, وہ کہیں بڑے پہن کے اندر نہیں اتنی دے دیں, کہتا ہے اچھا اتنی دے دیتے ہیں. ایسی عدالتوں سے توقع رکھنا تو بس ایسے ہی ہے کہ بھائی میں کیا کہوں. وہ جو فضیلہ عباسی ہے جس میں 20 ارب روپے کا معاملہ چل رہا ہے, اس کی ہو گئی ضمانت, عدالت نے اس کی ضمانت لے لی اور اب بری ضمانت منظور کرتے ہوئے کہا جی انہوں گرفتاری سے روک دیا. طاقتور ہے بس اس کی. لیکن آج اگر وہ نہیں مل پاتے عمران خان صاحب کے وکیل تو پھر یہ سمجھ لیں کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ کہنے کا کوئی جواز نہیں رہے گا کہ جی سپریم کورٹ جو ہے وہ ادارہ اس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے, یا سپریم کورٹ جو ہے اس کا کوئی نہیں. ویسے تو 6 دفعہ توہین عدالت ہو چکی ہے اڈیالہ کے جو سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے, لیکن وہ تو کوئی نہیں بگاڑ سکتا. موئے سیاں بھائی کوتوال تو اب ڈر کا ہے بھائی, اس کے اوپر بیٹھے جو لوگ ہیں وہ بڑے ڈاڈے, تو ان کے آگے یہ سارا کچھ کیا ہے اور کیا نہیں. میں آ رہا ہوں جی وہ جو پی ٹی آئی کی ہے معلومات چوری ہیں, لیکن اس سے پہلے لطیف کھوسہ صاحب نے ایک دفعہ پھر دعویٰ کیا ہے. انہوں نے کہا جناب علی میرے سے اب آپ شرط لگا لیں, میں پوری آنکھیں کھول کے جاگتے ہوئے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب علی عمران خان اپریل کے اندر جیل سے باہر ہو گئے. اب ان کے پاس اس سے کیا ہے لاجک کیا نہیں ہے یہ تو وہی جانے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ کیسز لگ گئے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کے اوپر سزا کے خلاف اپیل لگ گئی ہے, اسی توشہ خانہ 2 کے میں سزا کے خلاف اپیل لگ گئی ہے, اور اس کے بعد جب اپیل لگ گئی تو عدالت کے پاس اب کوئی رستہ نہیں بچے گا فیصلہ کرنے کے علاوہ. اور فیصلہ وہ کہتے ہیں جی دنیا کے کسی بھی ایکسپرٹ کو بلا لیں اور بلا کے اس سے کہیں کہ یہ کیس دیکھ لے, تو کہتے ہیں آدھے گھنٹے کا کیس ہے. اب لاجک جو ہے لطیف کھوسہ کی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, لیکن لطیف کھوسہ صاحب بہت عرصے سے یہی کہتے آ رہے ہیں. میرا یار اظہر صدیق بھی کہتا آ رہا ہے کہ عمران خان باہر عید پہ باہر. میں نے پھر ایک دن اظہر صدیق سے کہا یار تم رو ہر دفعہ سانو لال بتی مگر لا دینا ہے, تو اظہر صدیق نے کہا بھائی میں تو جو کیس ہے وہ سامنے نظر آ رہے ہیں ان کو سامنے دیکھ کے کہہ رہا ہوتا ہوں. اعتزاز حسن جو کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے عمران خان کو سزا دی ہے ان کے اوپر مقدمات ہونے چاہیے, تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں ان سزاؤں کے لاجک ہی کوئی نہیں تھی جن بنیادوں پہ عمران خان کو سزا دی گئی. سو لطیف کھوسہ صاحب کی جو گفتگو ہے بھائی جان سنو تو خیر تسی اپنی مرضی کرنا بھائی جان, میں بیچ نہیں بول رہا, لیکن وہ ان کی لاجک بابا جی کی یہ ہے کہ جناب اللہ والےو اللہ تعالیٰ خوش رکھے بھائی, بات یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کیسز میں کچھ بھی نہیں ہے, کیسز لگیں گے تو یہ ہوا میں اڑ جائیں گے. جبکہ کل منگل کے روز جب عمران خان کی تینوں بہنیں اڈیالہ کے باہر تھیں, موسم بھی خراب تھا اور چاروں طرف پولیس کی گاڑیاں کھڑی تھی, وہ اس کے بیچ میں بیٹھی تھی, بہت سارے لوگ گئے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن انہوں نے ایک بڑی کام کی بات
अब इस बात को सुने जरा। वो कहते हैं जी आप ये जो कहते हैं कि हम इमरान मूवमेंट चलाएंगे और इमरान मूवमेंट चलाने के बाद हम इमरान खान को बाहर निकालेंगे पूरे पाकिस्तान, उनको तो 10,000 बंदे तो इकट्ठे नहीं होंगे। मैं उन्होंने तो अपनी तरफ से पीटीआई की जो लीडरशिप है उसके मुंह पे एक चपेड़ मारती है। मैं कह के थक गई डाला के बाद 10,000 बंदे इकट्ठे करें, तो 10,000 बंदे इकट्ठे नहीं होंगे। और आप कह रहे हैं जी मूवमेंट चलाएंगे, फला चलाएंगे, ये चलाएंगे। वो कहते कैसे चलाएंगे, चलो मुझे बता दें। कहते तुम जो पीटीआई की क़यादत है वो खुद भी बाहर नहीं निकलना चाहती। अलीमा खानम का कहना यह था कि भाई पीटीआई की क़यादत खुद बाहर नहीं निकलना चाहती, वो किस बंदे कढ़नगे, घर से बैठ के व्हाट्सएप पे बंदे निकाल देंगे। क्या करेंगे आपके बंदे निकालने के लिए? तो अलीमा खानम तो कल खैर बहुत गुस्से में थी। उन्होंने तो इनडायरेक्टली एक बार फिर कहा कि पीटीआई की जो बाहर की क़यादत है ये डरपोक है, बुज़दिल है, मुनाफिक है। यही वजह है कि वो इमरान खान के लिए कुछ करने को तैयार नहीं है, और यही वजह है कि इमरान खान जेल में है तो कितने दिनों से। वो जनाब अली क़यादत तन्हाई में है। पीटीआई की क़यादत को क्या फ़र्क पड़ा, टाइयाँ शाइयाँ लाइयाँ ने सारे ने, मौजे करते फिर रहे। अब आ जाए जी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर की तरफ। बैरिस्टर गौहर साहब का व्हाट्सएप हैक हो गया। अच्छा, जो लोग थोड़ा व्हाट्सएप वगैरह इस्तेमाल करते हैं, मैं तो खैर बहुत पेंडू आदमी हूँ, लेकिन मुझे भी ये पता है कि व्हाट्सएप हैक ऐसे हो नहीं सकता। मुझे कई दफ़ा आते हैं फ़ोन कि जी मैं कुरियर से बोल रहा हूँ जनाब, और जनाब बात यह कि आपका पार्सल आया। मैं कहा जी बताएं, हुक्म करें, पार्सल आया तो जी वो आप तो वसूल कर लें। मैं कहा जी भेज दें, एड्रेस भेज दें। मैंने कहा जी मैं एड्रेस उस पर कुरियर पे लिखा होगा। क्या अच्छा नहीं, हम आपको ना एक वो भेज रहे हैं, वो क्या कहते हैं उसका कोड, आप उस कोड को वेरीफाई कर दें ताकि आपका पार्सल मिल जाए। मैंने उसे कहा बेटा जब तू पैदा भी नहीं होता ना फ्रॉड करने, ठीक है ना, जब तेरी पैदाइश हुई थी तो तब मैं ये फ्रॉड श्रॉड देख चुका था। मैं नहीं कि मैं कर चुके थे, मैं पढ़े मेरे से पै जाते। वैसे मैं फ्राडियाँ हुई नहीं, मेरी शक्ल आप देख ले ऐसे शक्लों की फ्राडियाँ थोड़ी देर तो लूट जाते थे। हर बारी जो है मुन्नी बदनाम हो जाती है। सो मुझे नहीं पता कि ये व्हाट्सएप हैक कैसे हुआ, लेकिन उनका ये कहना है कि उसमें बड़ी हसास मालूमात है। डेफिनेटली ही इज अ चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान पीटीआई तहरीके क्या कहते हैं इंसाफ। तो उनके तो ग्रुप्स हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों के साथ उनकी प्लानिंग क्या चल रही है, कन्वर्सेशन क्या हो रही है, मामलात कहाँ जा रहे हैं, ये सारा कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब वो ये कह रहे हैं कि मेरा जो व्हाट्सएप है वो हैक हो गया है। इसका मतलब ये है कि जो आपने तहरीक के लिए प्लानिंग कर रहे थे, और आप पीटीआई जो मुख्तलिफ अमूर के ऊपर एक प्लान करती है, मिसाल के तौर पे खारजा पॉलिसी पे एक उनका प्लान होता है कि असम्बली में हमने ये लाइन लेनी है, या हम ऐसे करेंगे, या क्या कहते हैं मुल्क के अंदर पेट्रोलियम की कीमत पे हमारा ये, वो सारी प्लानिंग जो है वो अब भाईजान ये समझ लें कि वो माशाल्लाह किसी के हाथ लग चुकी है। और किसी तो आपको पता है कितना ज़हीन है, वो तो चाहे जो चाहे कर सकता है। लेकिन मुझे तो बैरिस्टर गौहर साहब की सादगी के ऊपर प्यार आता है कि यार इतने बड़ा बैरिस्टर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का चेयरमैन, दुनिया की 8वीं बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का चेयरमैन, उसका व्हाट्सएप इतनी आसानी से हैक हो जाता है। मुझे नहीं पता कि ये क्या कहते हैं कैसे हैक होता है, हुआ या नहीं, लेकिन जब इतना इम्पोर्टेंट आपका क्या कहते हैं वो मोबाइल होता है, उसमें तो फिर क्या कहते हैं भाई उसे डबल वेरिफिकेशन क्या होता है, वो कोड है 2 स्टेप वेरिफिकेशन आ जाती है, फिर और होती है। मेरे को तो सादा जब मोबाइल है, लेकिन आपके तो उसमें वो फेस वो भी होती है, कोई थंब का भी होता है, इतने हसास होते हैं। पता नहीं बैरिस्टर साहब इतनी बड़ी पार्टी आप कैसे संभाल रहे हैं कि आपका व्हाट्सएप हैक हो गया और उसमें सारी मालूमात भी जो है वो तो कहते हैं मैंने, वो लोग बंदा कह रहे हैं मैंने पैसे दो, मैंने नोट दिखा मेरा मूड बने। भाई इतनी बड़े आदमी को इस तरह कोई वो कर रहा है तो क्या एफआई हरकत में नहीं आई, आपने कहीं दरखास्त नहीं दी? वैसे साहब जरा ख्याल ही रखो अपना, भाई आपके हाथ में पार्टी है तो उसी मतलब की करने अल्लाह वाले हो ताड़े थे, आप पूरी पार्टी फिलहाल चेयरमैन के तौर पर डिपेंड करती है और आप इस तरह करें। अच्छा जी, एक मैंने बड़ी दिलचस्प चीज़ आपसे शेयर करनी थी। मैं एक अरसे से ट्विटर के ऊपर हूँ इसार राना के नाम से। अच्छा, ट्विटर पे एक दिलचस्प चीज़ मैंने पिछले दिनों से नोट की कि जैसे ही मैं कोई ट्वीट करता हूँ, एक ख़ास ब्रिगेड है वो आता है और वो उस पर गालियाँ देनी शुरू कर देता है।
तो पहले तो मैंने कहा शायद मैं बहुत पॉपुलर हो गया हूँ कि लोग मेरे वेट करते हैं, मेरे भाई पटवारी टाइप लोग जो हैं कि वो मैं बोलूँ तो वो गालियाँ देनी शुरू कर दें। मैं बिल्कुल इस बात को कतन भी बुरा नहीं समझता कि अगर मैं कोई बात करता हूँ तो आप उस पर कमेंट्स कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं, लेकिन जब वो आके गंदी गालियाँ और माँ बहनों की गालियां देते हैं, वैसे तो बाकी मेरे दोस्त जब उनसे बात करो इस तरह के तो कहते हैं वो डैम केयर, हम इस बात की परवाह नहीं करते। बट मैं करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि जो ये गालियां दे रहे हैं वो भी किसी माँ के पेट से ही पैदा हुए होंगे ना, वो घर जाते होंगे, उनकी भी कोई बहन होगी, उनकी भी कोई बेटी होगी। तो मैं हैरान हूं कि जब वो कोई शख्स किसी की माँ बहन बेटी को गाली देता है तो क्या वो दरख्त से उगा होता है या साशे पैक से निकला होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो अपनी असलियत का पता दे रहा होता है, अपनी तरबियत का पता दे रहा होता है, अपने माँ बाप की तरबियत का और अपने खून की तरबियत का पता दे रहा होता है, जो तनकीद के बजाय गालियां देते हैं। तनकीद से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे तो मुझे भौंकते कुत्तों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इवन देन मैं जरा उन बच्चों को, उन बेचारे पैसे लेके कह रहे हैं कोई कि जी मुस्लिम लीग नून ने एक ब्रिगेड बनाया, गाली ब्रिगेड, जिनको पैसों के ऊपर रखा है, जिनके जिम्मे ये है कि आपने ट्रोलिंग करनी है। तो अगर आप पैसे लेके वो गालियाँ शालियाँ देते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप इस तरह की कमाई अपने घर ले जाके अपने बहन बेटी भाइयों को खिलाते हैं, माँ बाप को खिलाते हैं, तो वो तो मर्जा ऐसा राम, कोई नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं, अल्लाह आप पे रहम करे। मैंने अरस्तु को एक दिन पढ़ रहा था कि किसी ने उन्हें गाली दी तो वो मुस्कुरा उठे, तो एक आदमी ने कहा कि आपको उसने गाली दी है तो आप मुस्कुराए नहीं, तो उन्होंने कहा कि जो गंद का टोकरा उसने अपने सर पे रखा हुआ है, अब तुम्हारा मतलब मैं अपने सर पे रख लूं, लिहाजा भाई मैं आपको दुआ देता हूँ, चलें आप खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। इस तरह अगर आपकी रोजी रोटी लगी हुई है तो इस तरह ही लगी रहनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। अच्छा जी, नसीम शाह के बाद एक और क्रिकेटर्स के ऊपर पाबंदी लगी है, एक और वो भी एक ही खास रीजन से, मैं को तासुब नहीं फैला रहा भाईजान, कभी समझे, वैसे ही नसीम शाह के ऊपर पाबंदी लगी, फिर शाहीन अफरीदी पे पाबंदी लगी, वो भी केपीके से था। अब फखर जमान साहब के ऊपर भी 2 मैचों की पाबंदी लग गई है, वो भी केपीके से। जो भी है भाई, अगर का रूल्स की जिसने वो नहीं की वो एक अलग चीज है। मैं तो वैसे ही मैंने आपका से शेयर कर दूं, 2 मैचों की पाबंदी लग गई है। और जनाब अली, तीसरा ये कि जनाब नसीम शाह के वालिद ने कहा जनाब बड़ी था आपने 2 करोड़ रुपए का जुर्माना कर दिया है। पूरे पाकिस्तान में जो झूठ बोला जा रहा है, जो बोतान लगाए जा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में जो फ्रॉड हो रहा है, उसके ऊपर तो अदालतें या कानून एक्ट नहीं करता। मेरे बेटे ने अगर एक ट्वीट कर दी जो उसके दिल की आवाज थी, तो अब दिल की आवाज पे आप 2 करोड़ रुपए जुर्माना करेंगे, यानी पाकिस्तान में जिसने सच बोला 2 करोड़ जेब में डाले फिर करेगा। और रिकी पॉन्टिंग ने कहा है कि मैं तो हैरान हूं यार, एक बंदे ने एक ट्वीट किया आजादाना राय में, आप कहे जी कोड ऑफ कंडक्ट, तो कोड ऑफ यार इनके पास इतने पैसे कहां से क्रिकेटर के आ जाते, 2 करोड़ रुपए जुर्माना। वर्ल्ड कप हार गए तो 50-50 लाख रुपए जुर्माना, यार हद हो गई यार। मैं तो 2 करोड़ ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि मैं कमा सकता हूँ। 2 करोड़ रुपए यार जुर्माना, तो जिदे को 2 करोड़ जुर्माने देने के लिए होगा, उसके बाद अपने कितना होगा। ये क्रिकेटर कितना कमाते हैं यार। वो जो फ्रॉडिया से इन्होंने करोड़ों रुपया ले गया, आज तक पता नहीं चला फिर कि हुआ क्या। मामूला कितनी दाढ़ियाँ, जो वो माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको नूरानी चेहरा, और मैं उनका बड़ा फैन हूँ, लेकिन मैं तो हैरान हूँ इतने पैसे इस टीम लोगों के पास हैं। आखिर में जाते जाते सुन लें जी, एक तो मीशा शफी साहिबा को 50 लाख रुपए जुर्माने हो गए, और ये जुर्माना हुआ है जनाब अली, जो अली जफर पे उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया था, बड़ा गंदा सा इल्ज़ाम था। अली जफर समय का खैर मिला वेला तो नहीं, लेकिन उनकी वालदा पंजाब यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रही हैं, बड़े तालीम पढ़ा लिखा घराना है उनकी वालदा, बल्कि लाहौर के एक बहुत बड़ी ख़वातीन की यूनिवर्सिटी है, क्या नाम है उसका, जेल रोड के ऊपर है, तो उसकी वो वीसी रही हैं। और वो एक बहुत पढ़ा लिखा घराना है, तो उस पे फिर जनाब अली जफर साहब पहुंच गए थे अदालत। उन्होंने जाके महल को 20 करोड़ का या 2 करोड़ का दावा कर दिया, 20 करोड़ का। और आज उसका फैसला आ गया मीशा शफी साहिबा के ऊपर, जनाब अली गेम पड़ गई है। मीशा शफी साहब पता नहीं अब वो कितनी तगड़ी हैं,
وہ 50 लाख देने की पोजीशन में हैं या नहीं है, ये तो आपको नहीं पता होगा। और जाते जाते जनाब आपको मुबारक हो, बिजली की कीमत में 1 रुपये 64 पैसे इजाफे के बाद LPG की कीमत में भी 78 रुपये 28 पैसे का इजाफा हो गया। तेरा मलंगा, यानी तुमने पाकिस्तान गरीबों को जीने नहीं देना और आसानी से मरने भी नहीं देना। अब ये LPG जो 78 रुपये पर केजी बढ़ी है, इसका आपको पता है गरीब की जिंदगी पे कितना असर पड़ेगा? जो लोग LPG के ऊपर जिनके मामला चलते हैं उनके ऊपर कितना पड़ेगा? आपको पता है ये शादी ब्याहों के अंदर जो गैस इस्तेमाल होती है, एक लम्हे के अंदर जो है पैसे कहाँ से कहाँ चले गए। लोग हैं यार, मर जाएंगे भूखे। आप 1200 करोड़ लेके जहाज लेके मैं उड़ी जावा वादे नाल खाते फिरते हैं, 30 गाड़ियों के जनाब अली, उसमें फिर होते और कह रहे थे सादगी, साडू ही मारना है, सारी सादगी साढ़े ते ही है। एक आदमी शदीद बीमार था, एक दोस्त उसके इयादत के लिए आया, उसने आके कहा कि यार को तू ना देसी मुर्गी यखनी शखनी पी। दीवार पे जो उसका कुकड़ बैठा था उसने कहा भाईजान मुझे ज़िबा कर लेना, लेकिन पैनाडोल दे के तो देख लो। पैनाडोल आपने देनी कोई नहीं, कुकड़ ज़िबा कर देना है। यार क्या कह सकता हूँ मैं। अल्लाह हाफ़िज़ जी, अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।